वेलकम टू मून मैटर। आज की वीडियो में हम क्लास 11 का अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर समझेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन कहते किसको हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हमें ये बताता है कि जितने भी सारे एसेट्स होते हैं वो लायबिलिटी और कैपिटल के सम के बराबर होते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन वही डुअल एस्पेक्ट वाले नेचर पर डिपेंड करता है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अब आगे इसका एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। इस तरीके से हेडिंग्स वगैरह डाल लेना। लेफ्ट साइड पे एसेट्स और राइट साइड पे लायबिलिटीज और कैपिटल। एसेट्स के नीचे कुछ सब हेडिंग्स भी दिख रही होंगी जैसे कि कैश, बैंक, स्टॉक, और लायबिलिटीज के नीचे क्रेडिटर। इन सब हेडिंग्स के बारे में हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ के समझ आएगा। जैसे कि फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में कैश का जिक्र हुआ है और हम जानते हैं कि कैश एसेट के अंडर में आता है, इसी वजह से कैश को वहां लिखा हमने। उसी तरीके से सेकंड वाले ट्रांजेक्शन में बैंक अकाउंट ओपन हुआ है तो एक बैंक भी होना चाहिए एसेट के अंडर में। और थर्ड वाले ट्रांजैक्शन में गुड्स परचेज किए हैं यानी स्टॉक भी रहेगा, लेकिन उधारी में किया है, इसी वजह से क्रेडिटर का नाम भी आएगा लायबिलिटी साइड पर। ठीक है, अब इसको करना चालू करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखा है कि बिजनेस को चालू किया है कैश से ₹45,000। क्योंकि बिजनेस के अंदर कैश आया है इसलिए कैश के कॉलम में हम 45,000 भरेंगे, लेकिन ये पैसा बिजनेस में लगाया हुआ पैसा है इसीलिए इसको कैपिटल के नीचे भी लिखना है। सेकंड ट्रांजैक्शन में लिखा है कि बैंक अकाउंट ओपन किया है और उसमें पैसे भी जमा किए हैं 4,500। क्योंकि बैंक में पैसे आए हैं इसीलिए बैंक में पैसे प्लस होंगे 4,500। बट बैंक में वो पैसे गए कैसे होंगे? कैश से माइनस होकर। इतना करने के बाद जो दोनों ट्रांजैक्शन का टोटल होगा वो हम न्यू इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, यानी 45,000 में से 4500 माइनस करने पर 40,500 आएगा। और यहाँ 4500 के ऊपर कुछ भी नहीं है इसीलिए 4500 का 4500 ही लिखेंगे। और कैपिटल वाला जो 45,000 है उसके भी नीचे कुछ नहीं है इसीलिए उसका टोटल भी 45,000 ही आएगा। अब आते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन में जिसमें ये कहा है कि गुड्स को खरीदा है 11,200 में, लेकिन यहाँ देख सकते हो पूरे सेंटेंस में कैश वर्ड का इस्तेमाल नहीं है, उसके बजाय किसी कंपनी का नाम दे रखा है। तो जब कभी भी ऐसा हो कि कैश पूरे सेंटेंस में ना हो और उसकी बजाय किसी का नाम हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि उधारी में खरीदा गया है। और जैसा कि हमने पुराने चैप्टरों में पढ़ा था कि उधारी वाली सारी चीजें लायबिलिटी में आती हैं यानी क्रेडिटर के अंडर में आएगा ये, लेकिन इस उधारी को करने की वजह से हमारे पास स्टॉक आया, इसी वजह से 11,200 हम स्टॉक वाले कॉलम में भी प्लस करेंगे। अब इसके बाद दोबारा टोटल करेंगे, 40,500 के नीचे कुछ भी नहीं है इसीलिए 40,500 ही आएगा। उसी तरह 4500 का भी सेम ही एज इट इज उतारेंगे एंड बाकियों को भी। इस पूरे क्वेश्चन में एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, चाहे तुम किसी भी रो में देख लो, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड का टोटल राइट हैंड साइड के बराबर ही आएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाल लेना। फर्स्ट वाले ट्रांजैक्शन में बिजनेस शुरू किया है गुरमन ने 20,000 से, तो पिछले वाले क्वेश्चन में हम इसको कैश में भी लिखेंगे और कैपिटल में भी। सेकंड वाले ट्रांजैक्शन में बोला है फर्नीचर परचेज किया है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ कैश वाला वर्ड पूरे सेंटेंस में कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखा कि किससे खरीदा है। तो जब कभी भी ऐसा हो कि ये दोनों ही गायब हो यानी कैश भी गायब हो और उसका नाम भी गायब हो जिससे हमने खरीदा है, तो हम यही मानकर चलेंगे कि इसको कैश देकर खरीदा है। अब क्योंकि कैश दिया है तो कैश में से माइनस होगा अमाउंट, लेकिन एट द सेम टाइम फर्नीचर में 2,000 प्लस होगा क्योंकि फर्नीचर फर्म के अंदर आया है। 20,000 में से 2,000 माइनस करने पर 18,000 आएगा। उसी तरीके से 2,000 का 2,000 क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, और कैपिटल वाला 20,000 का भी 20,000 ही आएगा क्योंकि उसके नीचे भी कुछ नहीं है। अब थर्ड ट्रांजैक्शन पर आते हैं। लिखा है 200 रुपए से रेंट पे किया है। रेंट एक खर्चा है और खर्चे का पेमेंट कैश से किया जाता है अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो, इसीलिए हम इस 200 को कैश में से माइनस करेंगे, पर जितने भी खर्चे या लॉस होते हैं वो कैपिटल में से माइनस होते हैं, इसीलिए 200 को दोनों तरफ माइनस में बिठा देना है। फिर 18,000 में से 200 को माइनस करेंगे तो 17,800 आएगा। उसी तरह यहाँ पर भी 20,000 में से 200 को माइनस करेंगे तो 19,800 आएगा, और इस 2,000 के नीचे कुछ भी नहीं है तो ये 2,000 ही उतरेगा। आगे जो इसका फोर्थ पार्ट है वो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, पीछे बार बार ना देखना पड़े, इसी वजह से इसका जो न्यू इक्वेशन वाला हिस्सा है वो मैंने दोबारा कॉपी कर लिया है न्यू वाले पेज पे। अब यहीं से कंटिन्यू करते हैं। इसमें लिखा है गुड्स खरीदे हैं 3,000 के क्रेडिट में, क्रेडिट यानी उधारी में, तो हम लायबिलिटी के क्रेडिटर वाली हेडिंग में 3,000 लिख देंगे, लेकिन गुड्स खरीदने से तो स्टॉक बढ़ता है इसी वजह से स्टॉक में भी 3,000 बढ़ा देंगे। फिर इसका दोबारा टोटल करके यहाँ न्यू इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे। अब इसका जो फिफ्थ वाला ट्रांजैक्शन है उसमें लिखा है गुड्स को
बेचा गया है जिनकी कॉस्ट प्राइस 2000 थी। जब कभी भी गुड्स को बेचते हैं तो वो गुड्स हमारे पास से चला जाता है, इसी वजह से 2000 को हम स्टॉक में से तुरंत माइनस कर देंगे। लेकिन इन गुड्स को जो बेचा है वो 5000 में बेचा है, यानी हमें जो कैश मिलेगा वो 5000 मिलेगा, इसीलिए कैश के कॉलम में 5000 लिखना है। अगर 2000 का माल 5000 में बिका है तो 3000 का प्रॉफिट हुआ है, और जो भी प्रॉफिट होता है वो हमेशा कैपिटल में जाकर प्लस होता है, इसीलिए 3000 को हम कैपिटल वाले कॉलम में लिखेंगे। देन इसका टोटल करके फाइनल इक्वेशन बना देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछी है, वो है बैलेंस शीट। वैसे तो स्कूल में जब ये चैप्टर हो रहा होगा तो बैलेंस शीट पे ज्यादा फोकस नहीं करवाएंगे, पर फिर भी देख लो छोटा सा ही है। इसके फॉर्मेट में हम लेफ्ट वाली साइड पे लायबिलिटीज लिखते हैं और राइट वाली पर एसेट्स। पीछे अगर अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट में जाओगे तो लायबिलिटी के अंडर में जो क्रेडिटर है और जो कैपिटल है वो सेम साइड पर है, इसीलिए इन दोनों को यहीं लिखना है सेम साइड पर। अब दोबारा पीछे जाकर देखोगे तो एसेट के अंदर जो भी सब हेडिंग्स थी वो सभी बैलेंस शीट के एसेट वाली साइड पे उतरेंगी। अब यहाँ पर ये देखो फाइनल वाली इक्वेशन में कैपिटल का बैलेंस कितना है, 22,800। इसी को हम बैलेंस शीट के कैपिटल बैलेंस में लिखेंगे। उसी तरह क्रेडिटर का 3000 दिख रहा होगा, इसको हम बैलेंस शीट में उतार देंगे। देन सिमिलरली कैश, फर्नीचर और स्टॉक के अमाउंट भी हम बैलेंस शीट में यहाँ से देख के उतार लेंगे। फिर जब तुम बैलेंस शीट का टोटल करोगे तो वो हमेशा सेम आएगा दोनों तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें भी पहला ट्रांजेक्शन में लिखा है कि बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ये जो 70,000 है इसको हम कैश में भी लिखेंगे और कैपिटल में भी। इसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन में लिखा है कि गुड्स परचेज किया है लेकिन क्रेडिट में, क्रेडिट यानी उधारी में, और उधारी को हम लायबिलिटी साइड पर लिखेंगे क्रेडिटर की फॉर्म में, जिसका अमाउंट 18,000 है। लेकिन इस उधारी की वजह से हमारे पास गुड्स बढ़े, इसी वजह से स्टॉक में भी 18,000 लिखेंगे। देन इनका टोटल करके न्यू इक्वेशन बनाएंगे। इसके थर्ड ट्रांजेक्शन में बोला है कि पेमेंट किया है क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि अब इसको और कोई पैसा नहीं देना। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं पिछले ट्रांजेक्शन में क्रेडिटर को हमें 18,000 देना है, लेकिन अभी हम इसको दे रहे हैं 17,500, जिसका सीधा सा ये मतलब है कि 500 का डिस्काउंट मिला है हमें। और डिस्काउंट मिलना तो एक फायदे की चीज है, और सारे फायदे वाली चीजें कैपिटल में जाके प्लस होती हैं, इसीलिए कैपिटल के अंदर 500 प्लस होगा। अब क्योंकि हमने उसको पेमेंट 17,500 की है तो हमारे पास से जो कैश माइनस होगा वो 17,500 ही होगा। और ये फुल सेटलमेंट वाला ट्रांजैक्शन था, यानी अब वो हमसे कभी पैसे नहीं मांगेगा, तो उसका अकाउंट जितने रुपए से खोला था उतने रुपए से ही इसको बंद कर देंगे, जो कि माइनस करके होगा। इस न्यू वाले इक्वेशन को कॉपी करके मैं नेक्स्ट वाले पेज पर ले जाता हूँ, वरना बार बार पीछे आकर देखना पड़ेगा। ठीक है, अब फोर्थ ट्रांजैक्शन पर आते हैं। इसमें लिखा है मशीनरी परचेज करी है कैश के बदले, यानी कैश में से ये वाला अमाउंट माइनस होगा, बट एट द सेम टाइम मशीनरी के अंदर यही वाला अमाउंट प्लस होगा क्योंकि मशीनरी आई है फर्म के अंदर। फिर इन सभी को प्लस करके एक न्यू इक्वेशन फिर से बनाएंगे। अब आते हैं लास्ट वाले ट्रांजैक्शन पर। इसमें लिखा है मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगेगा 2000 का। जो डेप्रिसिएशन होता है वो एक तरीके का लॉस या एक्सपेंस ही माना जाता है, इसी वजह से इसको हम कैपिटल में से माइनस करेंगे। याद होगा पुराने चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी एसेट की वैल्यू में गिरावट। यहाँ पर वो एसेट और कोई नहीं मशीनरी है, इसीलिए हम मशीनरी में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे। अगेन इन सब का टोटल करके हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे और यही हमारी फाइनल इक्वेशन होगी, क्योंकि इसके आगे और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अभी इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस को करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर इसी वीडियो में बताता तो वीडियो लंबी हो सकती थी। अभी के लिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, या इससे रिलेटेड अगर कोई दूसरे सिमिलर क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में तो उनको ट्राई कर सकते हो खुद से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेवल अप योर लर्निंग।